बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम 7.2 को सॉल्व करेंगे और अपना इस जो चैप्टर है 7 इसको सम अप करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। वेक्टर इन प्लेन की जो पहली एक्सरसाइज थी वो इम्पोर्टेंट थी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसमें से जो लॉन्ग हैं और शॉर्ट दोनों, उस हवाले से ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इसको सॉल्व करते हैं और जो MCQs हैं, MCQs में कुछ शायद एक आधा MCQs जो है वो मैंने रिपीट किया हो, ताकि आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसकी थोड़ी हाउ नो आपको हो जाए, और फिर हम अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा और जो लॉन्ग का पोर्शन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। सो मूव टू दी MCQs। और इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे शेप्स को, यानी कि ट्राइंगल्स को या पैरेललोग्राम्स को, कि अगर उनको प्रूव करना हो इक्वल तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स को, और मिड पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दी वेक्टर्स पर्सपेक्टिव। और वेक्टर्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो उसमें अगर हम बात करें तो मिड पॉइंट क्या होता था, दोनों जो चीज़ें होती थी एक्स कंपोनेंट उसको हम सम करते थे डिवाइडिंग बाई 2, और इसी तरह जो वाई कंपोनेंट होता था उसको हम सम करते थे डिवाइडिंग बाई 2, जो कि आगे मज़ीद डिस्क्राइब होगा। तो वेक्टर्स के अंदर क्या होती है जी, वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें शेप्स को प्रूव करना होता है। सो मूव टू दी MCQs और उसमें देखते हैं, और फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ़ A एंड B, देखें अब यहाँ पे मिड पॉइंट की बात हो रही है। अब ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनको मैं आपको जो है ना वो समझा देता हूँ कि अब इसमें है 2 और 4, यानी कि ये 2 और 4 जो हैं ये x के कंपोनेंट्स हैं। तो आपने क्या करना है, x के कंपोनेंट्स को ऐड करना है और डिवाइडिंग बाय 2 करना है। और इसी तरह जो y के कंपोनेंट्स हैं, y के कंपोनेंट्स यानी कि 3 और 7 हैं, आपने इनको ऐड करना है और डिवाइडिंग बाय 2 करना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 6 एंड 10। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, और बी मासीरा बिल्कुल ठीक है आपका, कि एक्स कंपोनेंट उनको ऐड करके डिवाइडिंग बाय 2, और इसी तरह जो वाई कंपोनेंट्स होंगे उनको हम ऐड करेंगे और डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे। आगे जाके जब हम सॉल्व करेंगे उनको वेक्टर्स की फॉर्म में जब लिखेंगे, तो वेक्टर्स की फॉर्म में भी लिख के मैं आपको समझाऊंगा कि मिड पॉइंट्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हो और फिर आपने निकालना हो तब आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब हम प्रूव की बात करेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपना जो सेकंड MCQ है उसकी तरफ, और उसमें प्रीवियस के साथ लिंकेजेस भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेलल टू दी B 2i प्लस 4j। इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा, अगर 2 ऐड डिवाइड करें तो जी बिल्कुल जी, आप 2 और 4 को ऐड करेंगे और डिवाइडिंग बाय 2, यानी कि x के जो कंपोनेंट होंगे 3 और 5, सॉरी जो पहला है बिल्कुल उसका जो आंसर है दैट इज 3 एंड 5, आपने उसको 2 से डिवाइड भी करना है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। सॉरी आपने क्या करना है, x कंपोनेंट को ऐड करना है 2 और 4 और डिवाइडिंग बाय 2 भी करना है। वेरी गुड जी मासीरा, अब आपका बिल्कुल ठीक है। 6/2 द आंसर इज 3, और इसी तरह 7 और 3 को अगर ऐड करें तो 10, और 10 डिवाइडिंग बाय 2 तो उसका आंसर क्या आएगा 5। सो राइट ऑप्शन ए का जो है या फर्स्ट वन का क्या है 3 एंड 5। ठीक है, 2 से आपने उसको डिवाइड भी करना है। मिड पॉइंट का मतलब ही ये है कि आपने किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आप उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन पहले MCQs का। नेक्स्ट क्या है सेकंड, जिसमें हम b की बात कर रहे थे, और उसमें क्या था कि b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j। इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा। अब पैरेलल ये प्रीवियस से जो पेपर था उसके अंदर भी ये MCQs था, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आपने बताना है कि क्या आपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसको अंडरस्टैंड किया है, उसको सॉल्व किया है या नहीं। तो पैरेलल की क्या कंडीशन होती थी, u इज इक्वल टू लैम्डा v, यानी कि एक जो वेक्टर है, हसनैन एक्सप्लेन कर दें। ओके, इसी को एक्सप्लेन करना है। अगर आप हसनैन आपका ये क्वेश्चन है तो यस लिखते हैं ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। मासीरा आपका आंसर है कि डी। ठीक है जी, आपका आंसर ठीक है।
देखिए पैरेलल का क्या मतलब होता है, ये है 2i प्लस, ओके हसनैन इसको एक्सप्लेन करना है, ये देखें 2i प्लस 4j है इज इक्वल टू लैम्डा इज सम सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। और देखिए दूसरी साइड में मैंने लिख दिया ये -2i सपोज -4j, तो 2i प्लस 4j इज इक्वल टू -1 अगर कॉमन लिया जाए ना तो 2i प्लस 4j। अब ये जो -1 है दैट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा, और ये देखें अब ये पैरेलल हो गए ना, इक्वल हो गए, 2i प्लस 4j है और इधर भी 2i प्लस 4j है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और लैम्डा जो है वो इसके साथ मल्टीपल हो रहा है और लैम्डा इज सम सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट। तो जब दो पैरेलल होते हैं तो ये कंडीशन होती है, ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन में भी यूटिलाइज होगा, तो आपने इसको ज़हन में रखना है। इसी तरह तीसरा जो है इसमें एडिशन ऑफ द जो वेक्टर्स हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि आगे जब हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे दोबारा से ये कॉन्सेप्ट कहीं यूज़ होगा, तो इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वेक्टर्स को तो उसमें क्या चीज़ होती है, पहले का जो आई कंपोनेंट होता है वो पहले में ऐड हो जाता है। मासीरा बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, 4i प्लस 6j, बिल्कुल ठीक है जी, ए। तो i के अंदर जब आप i को ऐड करेंगे तो 4i, और इसी तरह 2j के अंदर जब 4j ऐड हो जाएगा तो आंसर क्या बनेगा, 6j बनेगा। तो ये थे हमारे 3 MCQs जिसमें हमने जो पैरेलल की स्पेशली इस कंडीशन की बात की है, क्योंकि आगे हमने इसको यूटिलाइज करना है। इसी तरह एडिशन को हमने यूटिलाइज करना है, और जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द मिड पॉइंट, और इसी तरह मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। सो ये थे हमारे डिटेल्ड MCQs, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, कुछ अब हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। फाइंड x सच दैट p q r आर कोलिनियर। अब यहाँ पे उसी पैरेलल जो कंडीशन है उसको हम सॉल्व करते हैं। कोलिनियर का मतलब या कोलिनियर हो या लाई ऑन अ लाइन हो, ठीक है, ये एक ही इनका बात है। और इसमें क्या है कि अगर वो कोलिनियर हैं implies that PQ and QR are parallel, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि PQ और QR पैरेलल होने चाहिए। आपका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसका जो दूसरा तरीका होगा सॉल्व करने का वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको समझ आता है, लेकिन उसके लिए 3x3 मैट्रिसेस होता है, आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि बेसिकली ये जो टॉपिक था पहले ये हायर जो सेकेंडरी क्लास थी उसके अंदर था, तो उससे उन्होंने स्विच करके इसको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो पैरेलल की कंडीशन होगी हम उसी के रेफरेंस इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब सबसे पहले हमने निकालना है पी क्यू और क्यू आर। तो पी क्यू की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है जो कि हमारी प्रीवियस क्लास थी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ओ पी किसकी इक्वल है, -i प्लस एक्स जे। ओ क्यू किसकी इक्वल है, 3i प्लस 2j। और ओ आर किसकी इक्वल है, 7i प्लस 3j। ये क्या किया हमने, पोजीशन वेक्टर्स के रेफरेंस से उनको लिख दिया ओ पे, यानी कि इनको ऑर्डर पेयर में इस तरह लिख सकते हैं, आई और जे की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अब ओ क्यू की वैल्यू क्या है, 3i प्लस 2j, और ओ पी की वैल्यू क्या है, -i प्लस एक्स जे। माइनस जब भी आएगा तो ब्रैकेट आ जाएगी, जब ब्रैकेट आ जाएगी तो जब आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो साइन बदल जाएंगे। अब इसका जो राइट आंसर बन रहा है दैट इज 4i प्लस 2 माइनस एक्स जे, क्योंकि ये जे और जे तो हैं लेकिन एक में क्या होता है जी, एक में आपके पास 2 है, दूसरे में x है। अगेन एक्सप्लेन कर दें, विच कॉन्सेप्ट, कौन सी चीज़ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दोबारा करना है, ये वाला ओ क्यू माइनस ओ पी, ओके पी क्यू। पी क्यू जो है आपने अगर प्रीवियस क्लास को देखें तो प्रीवियस में भी हमने उसकी बात की थी ए बी की। ए बी अगर आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसका जो आंसर होगा वो इक्वल होगा फाइनल यानी कि एंड वाली चीज़ माइनस फर्स्ट वाली चीज़। अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में इसको देखें तो आप एक टर्म पढ़ते हैं डेल्टा वी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वी एफ माइनस वी आई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
तो अब ये पी क्यू है, तो क्यू वाला जो कंपोनेंट होगा वो पहले आएगा और माइनस पी वाला जो कंपोनेंट होगा वो बाद में आएगा। अगर ए बी होता तो बी वाला पहले आ जाता, ओ बी माइनस ओ ए। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। मज़ीद यहाँ पे मैं डायग्राम से भी आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ये आपका किसकी इक्वल होगा, ये आपका ए बी हो जाएगा। ओके जी, आई होप आपको अब क्लियर है। यस, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया पी क्यू की वैल्यू। अब हम इसी तरह निकालते हैं क्यू आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। पहले हम क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं और फिर हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का तरीका बताऊंगा कि क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओ आर, अब देखिए क्यू आर है, इट मीन्स ओ आर माइनस ओ क्यू। अब ओ आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7i प्लस 3j, और ओ क्यू की वैल्यू क्या है, 3i प्लस 2j, 3i और 2j। अब इस स्टेप में मैंने डायरेक्ट माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है। पिछला जो था उसमें ब्रैकेट लगा के भी लिखा है ताकि दोनों तरीकों से आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। सो ये बन रहा है जी, बिल्कुल जी हसनैन, आपका शाबाश, आंसर ठीक है, 4i। लेकिन थोड़ी सी इसमें आप देखें ना, अब वो जो एडिशन वाला केस था वो आपने थोड़ा सा ख़राब कर दिया। अब ओ क्यू के आपने साइन नहीं रिमूव किए हैं, तो इसलिए ज़्यादा आप इसी पे फोकस करें कि जब माइनस आए तो आप ब्रैकेट लगाएं ताकि आपकी जो गलती के चांसेस हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 3j है तो ये बन जाएगा 4i प्लस j हो जाएगा। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि देखिए पी क्यू है ना, पी क्यू की वैल्यू ये आ रही है 4i प्लस 2 माइनस एक्स जे, और इसकी जो वैल्यू आ रही है इसकी आ रही है 4i प्लस जे। यहां पे लिख रहा हूं एज पी क्यू एंड क्यू आर क्या है, पैरेलल हैं, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी ना वो एक दूसरे की इक्वल होंगी। इनको हम कंपेयर करेंगे आपस में, कैसे, यानी कि 4i प्लस 2 माइनस एक्स जे इज इक्वल टू 4i प्लस जे। अब ये जो इक्वल है 4i और 4i को तो इक्वल करने से मुझे x की वैल्यू नहीं मिल रही। ये जो 2 माइनस एक्स है ना, इसको हम कंपेयर करेंगे 1j के साथ। तो j कंपोनेंट है, वो डायरेक्शन के लिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, x दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा और 1 जो होगा वो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू x। ये आपके पास x की वैल्यू है। जो आपके जो पैटर्न है उसके मुताबिक आप कोलिनियर का जो केस होगा उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब दूसरा फार्मूला भी है, अब अगर आपको वो चीज़ आती है तो फिर आप जो है ना वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में ये फार्मूला होता है। हाँ, एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन है, तो वो ये ऑप्शन दे सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और एंड वाली जो वैल्यू होगी वो 1 1 1 होगी, तो इक्वल टू 0 होगी। कोलिनियर के केस में इनका जो डिटर्मिनेंट है दैट वुड बी इक्वल टू 0, लेकिन चूंकि आपकी जो क्लास है उसमें 3/3 का डिटर्मिनेंट है नहीं, तो आप अपना ये जो पहले वाला मेथड है इसको ही यूटिलाइज करेंगे। तो ये हमने डिटेल से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शाबाश मासीरा, आपका आंसर ठीक है, दैट x इज इक्वल टू 1। पैरेलल हैं, दोनों की वैल्यू निकालें, उसको कैसे निकालते हैं और फिर उनको कंपेयर आपने करना है। तो ये हमने डिटेल से जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया है। अब हम आते हैं अपना जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको उनकी तरफ, और उसको सॉल्व करते हैं बाय वेक्टर्स मेथड। लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब इसको हम वेक्टर्स के जरिए से जो है ना वो सॉल्व करते हैं। तो आपने एक ट्राइंगल बनानी है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब है सबसे जो पहला केस है दैट इज ट्राइंगल।
और ट्राइंगल में क्या चीज़ें हैं, ट्राइंगल की जो दो साइड का जो मिड पॉइंट है वो किसके इक्वल है, वो तीसरी जो साइड है उसके हाफ के इक्वल है। ए बी सी उनके नाम दे दिए, और उनका जो मिड पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। इन दोनों को अगर आपस में मिलाया जाए, इनको मैं नाम दे देता हूँ डी का और इसको नाम देता हूँ ई का। इसकी जो लेंथ होगी वो इस लेंथ के थर्ड साइड की जो लेंथ होगी उसके हाफ की इक्वल होगी। ये हमने प्रूव करना है। अब इसका जब हम प्रूव करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या है, ओ ए जो है वो ए के इक्वल है, यानी कि ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है और सी की वैल्यू सी है। ओ बी इज इक्वल टू बी एंड ओ सी इज इक्वल टू सी। अब इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है, देखिए आप वेक्टर्स है ना, मैंने ए से बी एक डायरेक्शन लगा दी है, इसी तरह बी से सी ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसी डायरेक्शन में, और फिर जो है वो जहां से स्टार्टिंग पॉइंट आएगा ए से सी इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एंड पे आके जाके बताऊंगा कि ये मैंने एरोज क्यों लगाए हैं और इनको इसी तरीके से ही इसी के रेफरेंस से क्यों सॉल्व करते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट क्या है कि जो ई है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस सी डिवाइडिंग बाई 2। नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है जी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो जो डी का मिड पॉइंट की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडिंग बाई 2। अब ये तो हमने मिड पॉइंट निकाल लिए हैं, डी भी निकाल लिया और ई भी निकाल लिया। अब हमने इनकी जो लेंथ्स हैं वो निकालनी है, डी की ई की लेंथ निकालनी है और ए से बी तक लेंथ निकालनी है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं डी ई जो लेंथ है वो किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होगी ओ ई माइनस ओ डी। अब ओ ई की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी डिवाइडिंग बाई 2 माइनस ए प्लस सी डिवाइडिंग बाई 2। अगर हम इनका एलसीएम लें 2 तो b प्लस सी माइनस ए माइनस सी, तो हमारे पास जो डी ई की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडिंग बाई 2। ये डी ई निकल आया। अब ये इसकी लेंथ निकल आई, अब हमने निकालनी है ए बी की लेंथ। सो ए बी की अब लेंथ निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू होता है ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, बी की इक्वल थी, मीन्स बी माइनस ए। ये जो पुरानी आपकी बुक थी उसके अंदर ये थ्योरम था, ठीक है। अब इसमें यह है कि इन्होंने इसको क्वेश्चन में डाल दिया है, तो ये इसका तरीकाकार है। अब अगर आप गौर करें तो डी ई जो है दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडिंग बाई 2, और जो ए बी है वो बी माइनस ए के इक्वल है। क्या इंप्लाइज हुआ कि जो डी ई है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब मैंने आपको बताया था शुरू में ये मैंने डायरेक्शंस लगाई थी। अब वो डायरेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, हमने निकाला है ए बी, हमने निकाला है डी ई। डी ई और ए बी की भी जो लेंथ्स है ना उनको इसी एरो के साथ आपने सॉल्व करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ई डी कर देते तो ई डी करने से इसका जो आंसर है वो रेसिप्रोकल हो जाता। अब आसानी से समझिए, अगर इसको मैं ए बी के बजाय बी ए कर दूं तो आंसर मेरा आएगा ओ ए माइनस ओ बी, यानी कि ए माइनस बी, तो वो बी माइनस ए की बजाय ए माइनस बी बन जाएगा, जो कि आपके आंसर के साथ मैच नहीं करेगा। तो वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने डायरेक्शन के रेफरेंस से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस वजह से ये आपने एरोज लगाने हैं, पहला वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा बी से लेकर सी तक, और थर्ड रिजल्टेंट क्या होगा ए से लेकर सी तक, उसी के रेफरेंस से हमने एरो लगा दिए। तो आई होप आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है
और यही इसको आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका भी है। आप अपनी तरफ से पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। अब ये जो लाइन है शुरू में आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं कि हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किए है, उसमें हमने ABC पॉइंट लिए हैं, 2 लाइनें लिख लें, 3 लाइनें लिख लें। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने वेक्टर्स की डायरेक्शन लगानी है और इनका सोल्यूशन बनाना है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन डिटेल से क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या प्रूव करना है। वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैं UVWX हैं, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स एंड प्रूव दैट द मिड पॉइंट फिगर इज अ पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल यानी कि कोई भी 4 साइडेड जो शेप है उसके वर्टिसेस आपको दे दिए गए हैं, वो हैं UVW एंड X। हम यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं और एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। U, V, W एंड X। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। जब ये क्वेश्चन मैं करवा लूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन वैसे आ जाए और इसके साथ मेंशन ना हो कि आपने इसको वेक्टर से सॉल्व करना है, तो फिर आपके पास ओपन चॉइस हो सकती है कि आप इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको वेक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक आ जाए कि सॉल्व बाय वेक्टर्स, तो फिर आपने वेक्टर्स के जरिए ही सॉल्व करना है। अब पहला हमारा काम क्या है कि हमने मिड पॉइंट्स बनाने हैं। एक मिड पॉइंट ये हो जाएगा, एक मिड पॉइंट ये हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 4 मिड पॉइंट्स आएंगे। लेट्स से मैं इनको नाम दे देता हूं। अब उसने क्या कहा है कि क्वाड्रिलेटरल हैं और इसके आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं और फिर प्रूव करना है कि वो जो मिड पॉइंट्स हैं उनको अगर हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है, मिड पॉइंट्स निकालने का है। अब मिड पॉइंट्स निकालने के लिए आपके पास पोजीशन वेक्टर मौजूद हैं। यू का मैं यहाँ पे ना पोजीशन वेक्टर लिख देता हूँ। चलें, OU 9i + 4j, OV that is equal to -7i + 7j, और OW is equal to -4i and -7j, and OX is equal to 5i - 5j। ये 4 जो हैं वो मैंने इनके पोजीशन वेक्टर निकाल दिए। अब जो M1 है ना, M1 is मिड पॉइंट ऑफ U एंड V। U और V का ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि U और V के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनको हमने ऐड करना है और डिवाइडिंग बाय 2 करना है। तो उससे हमारे पास जो पहला मिड पॉइंट M1 होगा वो आ जाएगा। और U की अब देखें वैल्यू क्या है। अब इससे पहला जो मैंने मिड पॉइंट से सॉल्व किया था उसको पॉइंट्स के जरिए, वो जो MCQs में बताया था आपको, अब यहाँ पे वेक्टर्स के जरिए, ताकि आपको दोनों तरीकों से समझ आ जाए। OU की वैल्यू क्या है, 9i + 4j, और OV की वैल्यू क्या है, -7i + 7j डिवाइडिंग बाय 2। सो M1 की जो वैल्यू है दैट इज 2i + 11j डिवाइडिंग बाय 2। ये पहला मिड पॉइंट आ गया। अब आपने निकालना है दूसरा मिड पॉइंट M2। मिड पॉइंट आ गया। M1 किसका मिड पॉइंट है, U एंड V का। M2 किसका मिड पॉइंट है, V एंड W का। मैंने साथ मेंशन भी कर दिया। V और W जो हैं उनको आपस में आपने ऐड करना है और डिवाइडिंग बाय 2 करना है। V और W की क्या वैल्यूज हैं, -7i + 7j -4i - 7j डिवाइडिंग बाय 2। ये तो आ गया M2, और वो बनेगा -11i + 0j डिवाइडिंग बाय 2। ये माइनस का 7j और प्लस का 7j ये आपस में कट जाएंगे। अब हम आते हैं अपने M3 की तरफ, और M3 किसका मिड पॉइंट है, W एंड X का मिड पॉइंट है। सो M3 इज इक्वल टू -4i - 7j + 5i एंड -5j डिवाइडिंग बाय 2। M3 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू i
माइनस 12j डिवाइडिंग बाई 2। M3 भी क्लियर हो गया। अब एक हमारा मिड पॉइंट रह रहा है, दैट इज M4, और वो किसका है जी, x एंड u का। M4 इज इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज को लिखें, x की वैल्यू को लिखें और u की वैल्यूज को लिखें, यानी कि 9i प्लस 4j प्लस 5i माइनस 5j डिवाइडिंग बाई 2, 14i माइनस j डिवाइडिंग बाई 2। सो हमने चार जो मिड पॉइंट्स हैं वो निकाल लिए। अब उसने कहा है कि इन मिड पॉइंट्स को आपस में आपने कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि इनको प्रूव करें कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है कि दो साइड्स जो होंगी, अपोजिट साइड्स वो आपस में पैरेलल होंगी। इट मींस M1 और M2 की आप वैल्यू निकालेंगे, M4 और M3 की वैल्यू निकालेंगे, और इसी तरह M1 M4 और M2 M3 की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दो दो वैल्यूज आपस में इक्वल आ जाती हैं तो ये आपकी पैरेललोग्राम होगी। लेकिन आप वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो आप अपनी जो डायरेक्शंस हैं वो पहले तय कर लेंगे। M1 M2 मैंने ये डायरेक्शन लगा दी, तो M4 और M3 के लिए भी यही डायरेक्शन होगी। हाँ, आपके पास ये चॉइस है कि आप इनकी दोनों के नीचे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ऊपर लगाना चाहें तब भी ठीक है। ये अब जब आप ये दो साइड फाइंड आउट करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे M1 M2 और M4 M3 आप फाइंड आउट करेंगे। अब निकालेंगे कैसे? M1 और M2 आप ऐसे ही निकाल सकते हैं जिस तरह हम AB निकालते हैं, यानी OB माइनस OA। तो इसी तरह यहां पे मैं एक पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। M1 M2 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग OM2 माइनस OM1। तो M2 जो है उसकी वैल्यू देखें क्या है, -11i प्लस 0j डिवाइडिंग बाय 2, और M1 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, 2i प्लस 11j डिवाइडिंग बाय 2। 2 इसका एलसीएम आ रहा है, -11i प्लस 0j माइनस 2i एंड -11j। सो द राइट आंसर इज -13i और -11j डिवाइडिंग बाय 2। इसी तरीके से आप जब M4 M3 निकालेंगे तो वो इक्वल होगा OM3 माइनस OM4, और इस वैल्यू को आप M3 M4 नहीं कर सकते, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। अगर M1 M2 है तो फिर M4 M3 ही होगा, M3 M4 नहीं हो सकता। अब आपके पास क्या है जी, आपके पास M3 की भी वैल्यू मौजूद है, आपके पास M4 की भी वैल्यू मौजूद है। आप दोनों यहाँ पे लगाएंगे और इनका एलसीएम लेंगे। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँ तो इसका आंसर जो है वो इसी के इक्वल बन रहा है। देखें i है, -14i है तो कितना बनेगा, -13i बन जाएगा, और -12 है, और ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -11j डिवाइडिंग बाय 2 हो जाएगा। तो ये देखें दोनों जो साइड्स हैं M1 M2 और M3 M4 दोनों का आंसर आपस में इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो दोनों आपस में पैरेलल हो गई, ये हमें पता लग गया। अब आपने एक काम करना है और वो आपने खुद करना है, जिस तरह मैंने आधा जो एक साइड है वो सॉल्व किए हैं। आप M1 और M4 की वैल्यू निकालेंगे और M2 M3 की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या वो इक्वल आ रही हैं या नहीं। अगर वो भी दोनों इक्वल आ जाती हैं तो फिर आपके पास M1 M2 M3 एंड M4 एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो यहाँ तक क्या थे हमारे मिड पॉइंट्स, बाय वेक्टर्स, और फिर उनकी सब्सट्रैक्शन कैसे होती है वो हमने सॉल्व किया। यहाँ पे एक जो साइड है उसके आंसर मैंने इक्विलेट कर दिए आपस में, आपको प्रूव कर दिया कि ये जो M1 और M2 हैं और M3 M4 इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं। आपका काम जो है, जो होम असाइनमेंट है, दैट इज M1 M4 जो कि इक्वल होगा OM4 माइनस OM1, और M2 M3 किसकी इक्वल होगा,
OM3 माइनस OM2। ये आपका होम असाइनमेंट है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व, और यही इसका आसान तरीका भी है सॉल्व करने का। M1 M2 मासीरा, M1 M2 इज इक्वल टू M4 M3। जी बिल्कुल जी, ये हमने यहाँ पे कर दिया है। M1 M2 और M4 और M3 ये तो इक्वल हो गए। आपकी असाइनमेंट ये है M1 M4 और M2 M3, इसको आपने इक्वल करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर आप लिख देंगे कि ये जो मिड पॉइंट्स हैं इसको अगर हम कनेक्ट करें तो ये जो साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं, तो इट मीन्स ये जो चारों चीज़ें हैं ये मिलके एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मैंने क्या कहा था कि मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन सिंपल आ जाए एग्जाम के अंदर, यानी कि इसके अंदर अब देखिए यहाँ पे तो चले हम इस चैप्टर को वेक्टर्स के मुताबिक पढ़ रहे थे तो हमने इसको वेक्टर के मुताबिक सॉल्व किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन सादा आ जाए, उसके साथ कोई वेक्टर्स मेंशन ना हो, तो फिर आपके पास ओपन चॉइस है। आप इस क्वेश्चन को फिर डिस्टेंस फार्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं और वेक्टर मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। बट अगर साथ स्पेसिफिकेशन आ जाए जिस तरह क्रैमर और इनवर्स मेथड है कि आप वेक्टर से ही सॉल्व करें, तो फिर आपने मस्ट उसको वेक्टर से ही सॉल्व करना है। सो ये था आज का हमारा पेपर, जिसमें हमने जो ट्राइंगल्स और जो क्या नाम है पैरेललोग्राम है उसको हमने सॉल्व किया है, और MCQs में हमने मिड पॉइंट्स की बात की है। और आई होप आप असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे ताकि आपका ये जो सारा पोर्शन है 7 चैप्टर का ये क्लियर हो जाए। अब फर्दर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसकी जो बुक के MCQs हैं वो आप सॉल्व कर लें ताकि 100% आपका ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। So see you in the next class with next topic and next chapter 8. Till then, Allah Hafiz.